बंटवारे पर एनडीए में बनी बात, आज हो सकता है औपचारिक ऐलान। अमित शाह और रामविलास पासवान ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। वन रैंक वन पेंशन को लेकर आज जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों की एकता रैली। सरकार के सामने रखेंगे अपनी 7 मांगे। पिछले 89 दिनों से धरने पर बैठे हैं पूर्व सैनिक। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर राहत की खबर, उम्मीद से बेहतर। जुलाई आईआईपी के आंकड़े जून के 3.8% के मुकाबले 4.2% रही औद्योगिक उत्पादन दर। $20 तक गिर सकते हैं क्रूड के भाव। गोल्डमैन सैक्स ने जताई आशंका, जरूरत से ज्यादा उत्पादन की वजह से गिरावट। ओपेक का बयान, प्रोडक्शन पर लगाएंगे रोक। कॉल ड्रॉपर, सरकार की सख्ती के बाद सेल साइट्स ठीक करने का काम शुरू। टेलीकॉम डिपार्टमेंट्स के दबाव के बाद करीब 15,000 सेल साइट्स ठीक, अब भी 17,000 साइट्स ठीक होना बाकी। ओला उबर जैसी कंपनी से ऑटो इंडस्ट्री को खतरा। महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरपर्सन आनंद महिंद्रा ने जताई आशंका, ऑटो इंडस्ट्री को नए प्रोडक्ट्स पर करना होगा काम। ह्युंडई ने खतरे को किया खारिज। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में वोटों की गिनती जारी। अध्यक्ष सहित 4 सीटों पर एबीवीपी आगे, एनएसयूआई दूसरे नंबर पर। मध्य प्रदेश के झाबुआ में धमाका, पेटावाद में रेस्टोरेंट के अंदर हुआ ये धमाका। 20 लोगों की मौत, कई घायल। मक्का में हद से पहले बड़ा हादसा, धूल भरे तूफान ने गिराई मस्जिद के कंस्ट्रक्शन में लगी क्रेन। अब तक 107 हजियों की मौत, 9 भारतीयों समेत करीब 200 घायल। और जिस क्षेत्र में हो दिलचस्पी, वहां कैसे बनाए अपना करियर, जानने के लिए देखिए डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो आज शाम 7 बजे। नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में और आपके साथ मैं हूं प्रज्ञा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर बढ़ती बेचैनी के बीच आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। इसमें एनडीए के सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा होगी और इसके बाद एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं से अमित शाह की मुलाकात भी हो सकती है। सूत्रों का ये कहना है, ये मानना है कि इस बैठक के बाद आज शाम तक एनडीए में सीटों के बंटवारे पर ऐलान हो सकता है। इस बीच शुक्रवार रात एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान ने बीजेपी की बिहार चुनाव प्रभारी अनंत कुमार के साथ बैठक की। बैठक में रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी मौजूद थे। इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि बातचीत से सब कुछ साफ हो गया है और एलजेपी सीटों को लेकर संतुष्ट है। इसके बाद इन सभी नेताओं ने देर रात बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से भी मुलाकात की और दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे की जानकारी दी। और मीटिंग के बाद एलजेपी और बीजेपी ने क्या कहा, चलिए आपको सुना देते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो चर्चा का विषय थी, जिसपे एक फाइनल मुहर लग गई है। बहुत जल्दी मुझे लगता है तमाम गठबंधन के साथी 1 या 2 दिन में जिस तरीके से भी भाजपा का नेतृत्व डिसाइड करेगा, तमाम गठबंधन के साथी एक साथ बैठेंगे, उसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। हाँ, पर इतना जरूर अब ऑफिशियली कहा जा सकता है कि लोक जनशक्ति पार्टी के साथ भले वो सीटों को लेकर हो या विभिन्न और जितने मुद्दे हों, हम लोगों के गठबंधन में ये चीजें क्लियर हो गई हैं। सम्मानजनक सीट शेयरिंग हमारे गठबंधन में होगा
भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और अन्य पार्टियों के साथ, और इसका पूरा विवरण आने वाले एक दिन में हम आप सबके सामने रखेंगे। चलिए, इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी लाइव। रविंदर, आपसे जानना चाहेंगे क्या जानकारी आपको पास इस वक्त निकल कर आ रही है? क्या मांझी और पासवान को मनाना आसान था या प्रधानमंत्री को खुद इंटरवीन करना पड़ा? ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं। जी रविंदर। प्रज्ञा, कल अगर देखा जाए तो कल केवल रामविलास पासवान और चिराग पासवान ही नाराज दिख रहे थे, क्योंकि उसके पहले जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने एक तरह से बीजेपी के सामने सरेंडर बोल दिया था और बीजेपी ने जो सीट ऑफर किया था उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था। कल देर रात में जब अनंत कुमार बेंगलोर से लौट कर आए, उन्होंने पासवान से मुलाकात की, उसके बाद अमित शाह से भी इन सब की बातचीत हुई और उसमें जो हमें जानकारी मिल रही है, पहले जो बीजेपी ने 35 सीट का ऑफर किया था उसे बढ़ाकर 40 सीट के आसपास किया गया है और उस पर रामविलास पासवान एग्री हो गए। यानी बीजेपी और एनडीए के जो घटक दल हैं सभी इस मुद्दे पर सहमत हो गए कि सीट शेयरिंग को लेकर आज जो एक एनडीए की औपचारिक बैठक होने वाली है और देर शाम 6:30 बजे के आसपास इसकी औपचारिक ऐलान किया जाएगा, उस पर सहमत हो गए। जिसके अनुसार जो हमें जानकारी मिल रही है 165 के आसपास सीटों पर बीजेपी, 40 के आसपास लोजपा, 25 के आसपास उपेंद्र कुशवाहा और 15 के आसपास लड़ेंगे जीतनराम मांझी। जी रविंदर जी, एक बात आपसे मैं जानना चाहूंगी। अभी चलिए, जिस तरह से घटक दलों के बीच सहमति असहमति बन रही है, आगे चलकर बीजेपी के लिए राह आसान नहीं होगी, लेकिन आगे चलकर के अगर ये सब हो जाता है, आगे बढ़ते हैं, जब चीफ मिनिस्टर का चुनाव होगा तब भी आप मानते हैं तब उस वक्त भी मन में कुछ खटास रह सकती है? जी रविंदर। प्रज्ञा, सबसे पहले तो बीजेपी का अपना ही मिशन 122 प्लस है और एनडीए के साथ 175 प्लस, ये उनका अपना मिशन है। लेकिन जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री चुनाव से पहले प्रोजेक्ट इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि दिल्ली में ये लोगों ने अपना हाथ जला चुके हैं किरण बेदी को उम्मीदवार बनाकर। इसलिए बीजेपी नहीं चाहती कि किसी को भी बिहार में अपना उम्मीदवार बनाए। लेकिन पोस्ट इलेक्शन अगर चुनाव में जीत जाते हैं तो जाहिर तौर पर सब कुछ दारोमदार होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। आपने देखा जैसे कि हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड हो, सिंगल हैंड नरेंद्र मोदी ने जिसको पसंद किया, जिसको चाहा, उसे मुख्यमंत्री बनाया गया। तो जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी के दिमाग में कहीं न कहीं 1-2 कैंडिडेट होंगे। अगर चुनाव जीतती है बीजेपी और एनडीए तो वही मुख्यमंत्री होगा, विधायक का होगा या फिर सांसद होगा, ये सब कुछ तय करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी रविंदर, एक चीज सवाल और कि जो केंद्र की सरकार है और अगर बीजेपी की जीत हो जाती है वहां पे, तो उसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के दृष्टिकोण से आप किस तरह से देख रहे हैं? जी रविंदर। देखिए प्रज्ञा, जाहिर तौर पर अगर पिछले 15 साल से देखा जाए, कम से कम 1998 से देखा जाए, तो बिहार में जो सरकार होती है केंद्र में उसके ठीक उलट सरकार रही है। चाहे लालू प्रसाद यादव की सरकार हो, उस समय एनडीए की सरकार यहाँ पर थी, वाजपेयी की सरकार थी। जब नीतीश कुमार की सरकार बनी तो यूपीए की सरकार थी। तो कहीं न कहीं केंद्र और स्टेट के बीच में जो इकोनॉमिक हालात को लेकर हमेशा टसल चलता है, क्रॉस आप पैन इंडिया को देखिए तो वो बिहार भी भुगतता रहा है। लेकिन अगर वहां पर एनडीए की सरकार बनती है और एनडीए की केंद्र में भी सरकार है तो जाहिर तौर पर अगर इकोनॉमिक हालात की बात कहें तो दोनों में सामंजस्य के अनुसार वहां पर विकास हो सकता है, जैसा कि बार बार पीएम भी बोल रहे हैं। जी रविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए जेडीयू और कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। हमने श्री जीतनराम मांझी को 130 विधायकों का नेता बनाया। आज वो 10 सीटों के लिए एनडीए में याचना कर रहे हैं। रामविलास पासवान जी हम लोगों के गठबंधन के बड़े नेता थे। हमने उपेंद्र कुशवाहा को नेता प्रतिपक्ष बनाया। अब 1.5 दर्जन सीटों के लिए बीजेपी के यहां घुटने टेके हुए हैं और हमारा गठबंधन काफी आगे बढ़ चुका है और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हम पराजित करने में कामयाब होंगे। अगर 2-4 एमएलए की सीट बढ़ाने के चक्कर में अपनी मंत्रालय, अपना मंत्रिमंडल गंवा लेंगे, ये वो नहीं चाहेंगे, ये घाटे का सौदा है। इसलिए हम लोग शुरू से जानते थे कि जो बीजेपी दे देगी हाथ उठा के इन लोगों को लेना है, इनकी मजबूरी है। लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, व्यवधान डालेंगे तो 2-4 सीट बिहार में बढ़ सकती है, मगर इनका महत्व तो बिहार के इलेक्शन पर है। उसके बाद इनको मंत्रिमंडल से किनारे किया जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं आगे। बात दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनावों की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव के नतीजों का अब से थोड़ी ही देर बाद ऐलान किया जाएगा। फिलहाल इस वक्त काउंटिंग चल रही है और बीजेपी का छात्र संगठन एबीवीपी चारों सीटों पर आगे चल रहा है। कल 40% वोटिंग हुई थी और आमतौर पर मुकाबला बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी और कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के बीच होता रहा है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग सीवाईएसएस भी मुकाबले में है। मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है और सीवाईएसएस ने पूरा चुनाव केजरीवाल के नाम पर ही लड़ा है। जाहिर है लोग ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में पास होते हैं या फिर फेल। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी गुप्ता जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्या देखते हैं आप, प्लेयर्स की स्थिति क्या है इस तरह से, किस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है आपके पास? जी अश्विनी। देखिए, अभी जो शुरुआती रुझान मिल रहे हैं उसके मुताबिक एबीवीपी जो है वो फिलहाल आगे हो चुकी है। हालांकि अभी कई राउंड्स बाकी हैं, करीब आधा काउंटिंग होना जो है वो कह सकते हैं अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल जो रुझान मिल रहे हैं उसके मुताबिक एबीवीपी चारों सीटों पे आगे है और एनएसयूआई जो है वो दूसरे नंबर पे है। सीवाईएसएस जो आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग है फिलहाल वो तीसरे नंबर पे चल रही है। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हमारे साथ एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री रोहित चहल हैं। रोहित, अभी तक तो बढ़त बनाई हुई है आप लोगों ने, क्या लग रहा है और आगे? देखिए, मुझे पूरी आशा और उम्मीद है। पिछली बार भी हमने चारों सीटों जीती थी, इस बार भी जो अभी तक रुझान आ रहे हैं वो रुझान हमारे पक्ष में है। मुझे पूरी आशा उम्मीद है क्योंकि स्टूडेंट्स के इश्यूज को लेकर हम लड़े हैं और चारों सीटों पे हमें जीत निश्चित है। ये घोषित परिणाम है। मुझे लगता है कि थोड़ी देर में जब परिणाम आएंगे तो मुझे लगता है चारों सीटों पे एबीवीपी पिछली बार का जो रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ेगी, चारों सीटों पे भगवत लड़ाएगी। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी को भेज दिया जाए कि एनएसयूआई की हो रही है हार। और सबसे बड़ी बात है, जो मुंगेरी लाल के सपने अरविंद केजरीवाल जी इस चुनाव में देख रहे थे, उनकी दुकान यहां से स्टूडेंट ने बंद करके भेजी है। और मैं ये कहना चाहूंगा, मैं धन्यवाद करूंगा कि अभी तक जो परिणाम आ रहा है स्टूडेंट्स का, जो अभी तक आ रहा है कि स्टूडेंट ने हमें समर्थन दिया, साथ दिया है। और मुझे पूरी आशा है कि इस बार हम चारों सीटों पर भगवा ध्वज यूनिवर्सिटी के अंदर दोबारा से लहराएंगे। ठीक है, हमारे साथ विवेकानंद जी भी हैं एनएसयूआई से। विवेकानंद जी, ये बताइए कि पिछली बार आप लोग सीट नहीं जीत पाए थे और इस बार जो फिलहाल शुरुआती रुझान आए हैं उसमें आप लोग पीछे चल रहे हैं, क्या आपको लगता है उम्मीद आगे? अभी देखिए, जब तक कुल मिला के पूरा परिणाम नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। और शुरू में जो नतीजे आ रहे थे उसमें एनएसयूआई की 3 सीटों पर एनएसयूआई आगे बढ़त बनाई हुई थी। लेकिन अभी जो बीच में 6वें राउंड का चल रहा है उसमें एबीवीपी, तो अभी 5 राउंड की और मतगणना बाकी है। और जिस तरह से हमने पूरे साल कैंपस में काम किया, छात्रों के साथ उनके संघर्ष किया है, तो हमें उम्मीद है कि छात्रों ने हमें एनएसयूआई को इस बार मौका देगी। ठीक है, तो देखिए, ये शुरुआती रुझान है। कई बार ऐसा देखा भी जाता है कि जो रुझान शुरू में होते हैं आखिर में उससे बदल जाता है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर निकल के आ रही वो निकल के आ रही कि जो चारों सीटें हैं, चारों जो पद है उन पर एबीवीपी वो फिलहाल आगे चल रही है। जी अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए, यहाँ पर आपको अपडेट हम लगातार देते रहेंगे और उस वक्त रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होते हैं। Your one-stop stop for everything Bollywood. For paycheck of B-Towners. The bustling ticket window. Celebs caught candid. Sneak peek into their lives. Most of all, it's business of Bollywood. Watch the #1 entertainment show with me, Radhika. Watch Box Office at these times only on Zee Business. पापा परेशान हैं, लोग रिश्ते ठुकरा रहे हैं, सिर्फ मेरे दुबले शरीर के कारण। सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ने में मदद करे न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। ट्रिप पे पता नहीं कहाँ कैमरा छूट गया, ढूंढना तो पड़ेगा। माय कैमरा, अरे फोटो नहीं यार, छिपा है कहीं, छान डाले पूरा संसार। जिद पकी सर पे सवार, जब हो साथ में यार, The new age XUV 500. May your life be full of stories.
जैसी दोस्ती नहीं, ये नंबर 1 यारी है, ये नंबर 1 यारी है। हर आसमां से ऊंची, समंदरों से गहरी, ये नंबर 1 यारी है, ये नंबर 1 यारी है। मैकडॉवेल्स नंबर 1 सोडा, असली यारी का नंबर 1 स्पिरिट। 4 फुट 4 दीवार पे प्यार का सितार, दीवार पे मेहमान भी कलाकार, दीवार पे इसलिए Berger Easy Clean Paint with cross-linking polymers, दीवार पे न दाग न धब्बा, only beautiful walls. Imagine you had this guy's attention and his bosses, yeah, her, and his hot shots. Who doesn't know that these guys looking at you will one day rule them all? What if the whole world looked to you? Would you step up and inspire? Johnny Walker, The Journey. Keep walking. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं कुछ और बिजनेस जगत की खबरों की तरफ। जीडीपी के सुस्त आंकड़ों के बाद सरकार और इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है। जुलाई में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का पहिया एक बार फिर घूमा है और आईआईपी ग्रोथ बढ़कर 4.2% पर पहुंच गया है। जून में आईआईपी 3.8% रहा था और जुलाई में अच्छे परफॉर्मेंस की मुख्य वजह मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स सेक्टर में अच्छी डिमांड होना रहा है। जुलाई में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 4.7% रही, जबकि एक साल पहले इसी महीने में नेगेटिव 0.3% रही थी। कैपिटल गुड्स सेक्टर की ग्रोथ जुलाई में 10.6%, जबकि बीते साल समान महीने में इसी महीने में नेगेटिव 3% रही थी। जून का संशोधित आईआईपी ग्रोथ 4.4% दर्ज किया गया। ये जरूर अपेक्षा के अनुरूप हैं और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पिछले कुछ महीनों में जो आईआईपी के आंकड़े हैं उनमें कोई बहुत ज्यादा सुधार तो हमें नहीं देखने को मिला है, परंतु इतना जरूर है कि आईआईपी के आंकड़े जो लगातार पॉजिटिव टेरिटरी में रह रहे हैं वही अपने आप में एक जो है अच्छी खबर है जहां तक इंडस्ट्रियल आउटपुट का सवाल है। पिछले साल आईआईपी लास्ट जुलाई में 0.9% रहा था, तो 0.9 के बेस पे ये ज्यादा बढ़ा है, बट वो कहते हुए भी जो उम्मीद थी 3.5%, 3.6% की उम्मीद थी, उसके बदले में 4.2 आया है। मैन्युफैक्चरिंग 4.7% दूसरे महीने बढ़ा है मैन्युफैक्चरिंग, तो ये संकेत करता है एक इकोनॉमी जो रिवाइवल की तरफ अग्रसर है, ओवरऑल पॉजिटिव है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में करंट अकाउंट डिफिसिट यानी स्कैड घटकर जीडीपी का 1.2% रह गया। बीते साल जून तिमाही में ये जीडीपी का 1.6% रहा था। व्यापार घाटे में कमी के चलते कैड में राहत मिली है। रिजर्व बैंक के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार 290 करोड़ डॉलर का उसमें इजाफा दर्ज किया गया और जून तिमाही में एफडीआई भी बढ़कर 1020 अरब डॉलर हो गया। रिजर्व बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर की सीमा बढ़ा सकता है। अभी ग्राहक किसी खाते में कितनी भी रकम जमा रखें, लेकिन बैंक दिवालिया हो जाए तो अधिकतम 1 लाख रुपए ही मिलते हैं, क्योंकि प्रति खाते के हिसाब से ग्राहकों के डिपॉजिट पर 1 लाख रुपए का ही कवर होता है। रिजर्व बैंक 3 दशक पहले तय इस इंश्योरेंस कवर की सीमा को मौजूदा वक्त के हिसाब से बदलना चाहता है। महाराष्ट्र और गुजरात सहित दूसरे राज्यों में भी हर हफ्ते किसी न किसी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द होता है। बैंक के दिवालिया होने से अक्सर ग्राहकों की कुछ न कुछ रकम डूब जाती है। रिजर्व बैंक ऐसी घटनाओं को देखते हुए डिपॉजिट पर इंश्योरेंस कवर को बढ़ाने पर विचार कर रही है। फिलहाल ग्राहकों को बैंक में डिपॉजिट पर अधिकतम 1 लाख रुपए तक की ही गारंटी होती है। ग्राहकों के डिपॉजिट पर बीमा कवर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन करती है, जिसके तहत ग्राहकों को बचत खाते, करंट अकाउंट खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट जैसी सभी खातों की रकम को जोड़ा जाता है।
इन सभी खातों में जमा रकम के बदले ग्राहकों को अधिकतम 1 लाख रुपए तक की ही भरपाई होती है। We are now working on the risk-based premium. So once the risk-based premium comes, then it will be easy for increasing the deposit insurance limit. रिजर्व बैंक ने सरकार की मंजूरी से डिपॉजिट गारंटी की सीमा 1961 में लागू की थी। शुरुआत में जल्दी कवर का रिवीजन किया गया, लेकिन बाद में कवर की रकम बढ़ने के साथ रिवीजन में भी देरी होने लगी। शुरुआत में ग्राहकों को अधिकतम 1500 रुपए का ही कवर मिलता था, लेकिन 1968 में इसकी सीमा 5000 रुपए हुई। अप्रैल 1970 में ये बढ़कर 10,000 तक आई। 1976 में बढ़ाकर इसे 20,000 किया गया। 1980 में ग्राहकों के लिए कवर की सीमा 30,000 तक पहुंची। फिर 13 साल बाद 1993 में इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक लाया गया। पिछली बार जब डिपॉजिट इंश्योरेंस में बढ़ोतरी की गई थी, तब से लेकर अब तक बैंकिंग सिस्टम में न कि सिर्फ कस्टमर बढ़े हैं, बल्कि डिपॉजिट में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में डिपॉजिट इंश्योरेंस को रिवाइज करना जरूरी हो गया है। हालांकि डिपॉजिट इंश्योरेंस बढ़ाने को लेकर चर्चा काफी हुई है, लेकिन अब तक इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। डिपॉजिट इंश्योरेंस की सीमा बढ़ाने को लेकर लंबे समय से मांग होती रही है। दुनिया के किसी भी देश में 100% इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलता, लेकिन भारत में सीमा को काफी कम बताया जा रहा है। अमोल देठे के साथ सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। गुजरात सरकार ने एक नई पहल करते हुए सचिवालय में सौर ऊर्जा से चलने वाली कारें चलाई हैं, जिनसे लोगों को काफी सुविधा होगी। ये एक खास किस्म की कार है, ना शोर, ना प्रदूषण और सफर आरामदायक। दरअसल ये सोलर कार है जिसे टेस्ट के तौर पर सरकार ने गुजरात सरकार के सचिवालय में इंट्रोड्यूस किया है। फिलहाल 6 कार से शुरुआत की गई है। इस कार में 10 लोग बैठ सकते हैं। इसमें बैटरी लगी है जो फ्यूल चार्ज होने पर 30 से 36 किलोमीटर तक चलती है। कामयाब होने पर सोलर पावर से चलने वाली बसें भी शुरू की जाएंगी। जो 6 कार लगी है, वैसी हम 6 बस राजकोट से या गांधीनगर से अहमदाबाद तक चलेगी और उसकी चार्जिंग की, बैटरी की सब जो व्यवस्थाएं हैं वो एक ही जगह लगेगी। वहीं पे बस आएगी, वहीं पे चार्ज होगी। सोलर पावर्ड कार के कई फायदे हैं। एक अनुमान के मुताबिक इससे सालाना 20,000 लीटर फ्यूल बचेगा, प्रदूषण कम होगा और लोगों को सचिवालय आने जाने में आसानी होगी। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को GPRS से ट्रैक किया जाता है। सरकार ने काम अच्छा किया है। सौर ऊर्जा के बारे में जो पोल्यूशन का जो प्रश्न है उसको हल करने का काम किया है सरकार ने, और पोल्यूशन का जो सरकार ने काम किया है वो सराहनीय है, अच्छा काम है। गुजरात का सीएम रहते नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए पहल की थी। नरेंद्र मोदी की कोशिश से एरिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट गुजरात में पाटन जिले में स्थापित किया गया, जिससे 600 मेगावाट सोलर पावर का उत्पादन हो रहा है। भारत में बिजली को लेकर भविष्य में भी थोड़ा बहुत संकट तो आने वाला है। ऐसे में गुजरात सरकार ने सौर ऊर्जा से संचालित इस वाहन का प्रयोग करके काफी सराहनीय कार्य किया है। अगर गुजरात समेत दूसरे राज्य भी इस तरह से अनुकरण करें तो भविष्य में जो बिजली को लेकर संकट पैदा होने वाला है उसमें से थोड़ी बहुत भी राहत मिल सकती है। कैमरामैन योगेश ठक्कर के साथ केतन जोशी, जी मीडिया, गांधीनगर। IRCTC अब व्हील चेयर की बुकिंग भी ऑनलाइन शुरू करने जा रहा है, जिससे स्टेशन पर यात्रियों को काफी सुविधा होगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रेलवे प्लेटफॉर्म पर अक्सर यात्रियों को व्हीलचेयर हासिल करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन अब IRCTC ने इस मुश्किल का हल निकाल लिया है। अब व्हीलचेयर की बुकिंग आप IRCTC की साइट पर जाकर कर सकेंगे। इसके लिए कोई फीस नहीं होगी और मात्र एक क्लिक के जरिए व्हीलचेयर बुक हो जाएगी। ई व्हीलचेयर एक ऐसा एक फैसिलिटी है जो कि हम आम जनता के लिए हमने प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है। ये अभी ट्रायल बेसिस पे सिर्फ नई दिल्ली स्टेशन पे हमने शुरू किया है। इसके तहत जो है 9 व्हीलचेयर्स मुहैया कराया जा रहा है। हमारा एक टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर है 16 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ, जहां की आप आके अपना एक वैलिड ID प्रूफ और 500 रुपए एज सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल है, वो जमा करके आप एक व्हीलचेयर अपने लिए ले सकते हैं। अभी ये सुविधा केवल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध होगी। ऑनलाइन बुक करने के 2 घंटे बाद यात्री स्टेशन से व्हीलचेयर हासिल कर सकेंगे और इसके लिए मात्र 500 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देने होंगे। IRCTC अपना दायरा बढ़ा रहा है और उसका पूरा फोकस यात्री सुविधाओं को लेकर है।
शुरुआती दौर में ये ट्रायल योजना है IRCTC की, जिसमें केवल नई दिल्ली स्टेशन से इसकी शुरुआत की गई है, लेकिन IRCTC के मुताबिक जल्द ही इसको देश के बाकी स्टेशन में भी लागू किया जाएगा और इससे खासकर रेल यात्रियों को और जरूरतमंद लोगों को काफी फायदा होगा, जो कि व्हीलचेयर सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं। कैमरामैन जयदीप के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, जी मीडिया। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी जो आपके और आपके अपनों की खुशियों का बीमा कराती है, आपका ख्याल रखती है। 12 सितंबर को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी अपना स्थापना दिवस मनाती है। देखिए। मैं AK सक्सेना, CMD ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के 68 वर्ष पूर्ण होने पर समस्त ग्राहकों एवं सहयोगियों को शुभकामनाएं देता हूं। ओरिएंटल परिवार देश की सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की शुरुआत 12 सितंबर 1947 में ओरिएंटल गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की सब्सिडियरी के रूप में हुई। साल 1972 में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के नाम नेशनलाइजेशन के तहत जब 4 भारतीय बीमा कंपनियां बनाई गई, तो उसमें से एक थी द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अब ये कंपनी अपने 68 साल पूरे कर चुकी है। पॉलिसी धारकों की जरूरतों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़कर बीमा क्षेत्र में एक नई पहल की है। हम लोग इस योजना में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहे। हमने भी बैंकों को खाते खुलवाने में काफी मदद की। हमारे ऑफिसेज ने जगह जगह जाकर कैंप लगाए, बैंकों के साथ संपर्क किया, सहयोग किया। इससे हमें गांव-गांव तक अपने बीमा उत्पादों को ले जाने में बहुत सहायता मिली। सालाना 12 रुपए प्रीमियम देकर सेविंग अकाउंट धारकों को पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के अंतर्गत 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। आतिर अब्बासी, जी मीडिया, दिल्ली। और चलिए अब आपको ले चलते हैं सीधा गाजियाबाद, जहां पर अग्रवाल वैश्य समाज की सभा में डॉक्टर सुभाष चंद्रा वहां पर शिरकत कर रहे हैं। देखिए। तस्वीरें आपको वहां की दिखा रहे हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा वैसल ग्रुप के चेयरपर्सन वहां पर अग्रवाल वैश्य समाज के सम्मेलन में वहां पर शिरकत करते हुए फूल माला चढ़ाते हुए मूर्तियों पर। और आप देख सकते हैं गाजियाबाद में डॉक्टर सुभाष चंद्रा एसएल ग्रुप के चेयरपर्सन अग्रवाल वैश्य समाज की सभा में शिरकत करने। वहां पर कई सांसद, महत्वपूर्ण लोग भी वहां पर, VIP पर्सनल्स भी वहां पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम गाजियाबाद की दिखा रहे हैं, जहां पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा इस वक्त मौजूद हैं और अग्रवाल वैश्य समाज की सभा है। और इनके अलावा कई सांसद और महत्वपूर्ण विधायक भी वहां पर मौजूद हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा एसएल ग्रुप के चेयरपर्सन मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर शिरकत करने पहुंचे हैं। तो ब्रज घाट में अग्रवाल समाज की ये सभा है, वहां पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा गाजियाबाद में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे हैं। आपको तस्वीर वहां की सीधी इस वक्त हम दिखा रहे हैं। चलिए इसके साथ इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।